Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 9th class, chapter 2, that's about structure of atoms. And today, that is our fourth lesson. In this lesson, we are to discuss exercise of this chapter. First question of exercise is about multiple choice questions. First question is there, which one of the following results in the discovery of proton? A option, cathode rays. B, canal rays. C, X-rays. D, alpha rays. तो canal rays. Discovery of proton जो है canal rays से हुई थी. Question number 2. Which one of the following is the most penetrating? Protons, electrons, neutrons या alpha particles. इनमें से आपने बताना है कि penetration power सबसे ज्यादा किसकी है? तो neutrons. Number 3. The concept of orbit was used by J.J. Thomson, Rutherford, बोहर या प्लैंक. तो बोहर ने यूज की थी. ऑर्बिट की जो टर्म है या कॉन्सेप्ट है ये बोहर ने यूज किया था. फोर्थ पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 सब शेल्स. 3 सब शेल किस शेल में होते हैं? ओ शेल, एन शेल, एल शेल या एम शेल. तो एम शेल के अंदर जो है वो 3 सब शेल्स होते हैं, एस, पी और डी. फिफ्थ पॉइंट, which radioisotope is used for the diagnosis of tumor in the human body? Human body में ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा आइसोटोप जो है वो यूज होता है? कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, स्ट्रोंशियम 90, फास्फोरस 30. तो आयोडीन 131 ऑप्शन होगी बी, आयोडीन 131. 6 पॉइंट, when uranium-235 breaks up, it produces electrons, neutrons, protons or nothing. Neutrons produce होते हैं, 3 neutrons produce होते हैं यूरेनियम के एक एटम के ब्रेकडाउन से. 7th point, p subshell has 1 orbital, 2 orbitals, 3 orbitals, 4 orbitals. p subshell has 3 orbitals. 8th point, deuterium is used to make light water, heavy water, salt water या hot water. तो heavy water, B option. The isotope C12 is present in the abundance of 96.9%, 97.6%, 99.7% or none of these. तो none of these करेंगे क्योंकि 98.9% का C12 की परसेंटेज है नेचुरल अबंडेंस. तो none of these, D option होगा. Who discovered the proton? Goldstein, A option. B option is J.J. Thomson. C option is Neil Bohr. D is Rutherford. Short. तो गोल्डस्टीन आप देंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी. आउट ऑफ दिस ये की भी दी गई है एमसीक्यूज की, जिसमें 10 पॉइंट्स हैं, उनके आंसर्स जो है वो मार्क किए गए. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आर देयर. व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज? कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कौन सा? नेगेटिव चार्ज. आगे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज देनी है, ये आपको आंसर में मिल जाएंगे इधर. देखिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो सिंपल करके दी हुई हैं, जो चैप्टर में भी डिस्कस हुई थी. Rays travel perpendicular to the surface of cathode in a straight line. They cause sharp shadow of the opaque object when it is placed in their path, and they are deflected towards the positive plate in electric field, which shows they are negatively charged. Fourth point is they raise the temperature of the body on which they fall. And fifth point is mentioned here, light is produced when these rays hit the sides of the discharge tube. Third question, atomic symbol of phosphorus ion is phosphor P 1531 3-. अब 3- देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को देखना है आपने, तो 15+3 करेंगे क्योंकि नेगेटिव आयन है. पहले पूछे हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन. तो प्रोटॉन तो ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, 15 हो गए. इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें, 15 में ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे तो 18 हुआ, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स फाइंड करने तो 31 में से 15 को माइनस कर देंगे तो 16 आंसर आ गया. व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन? फास्फाइड आयन. ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन. तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को आपने
जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 तक जो है यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि नेम द नोबल गैस विच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द फास्फोरस आयन हैज। तो वो नोबल गैस जो है जिसके साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है वो 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स वाली आर्गन है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आर्गन है। नेक्स्ट है कि आपने डिफरेंशिएट करना शेल और सब शेल को एग्जांपल्स के साथ। ये देखिए ये शेल्स और सब शेल जो हैं इनके डिफरेंसेस बताए गए हैं कि शेल्स मेन एनर्जी लेवल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और हर शेल जो है आगे कुछ सब शेल्स में डिवाइडेड है। ईच शेल जो है इसमें एक ऑर्बिटल का की सेंस याद रखना कि शेल सब शेल्स जो है उनके आगे ऑर्बिटल्स होते हैं। वैसे एस सब शेल उसका एक ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल जो उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ सब शेल जो है उसके 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इस सब शेल्स के आगे ऑर्बिटल्स होते हैं, ये याद रखना। ई शेल जो उसको डेजिग्नेट किया जाता है कैपिटल लेटर्स के LMN वगैरह के साथ, जबकि सब शेल जो है उनको स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स SPDF के साथ इंडिकेट किया जाता है। थर्ड डिफरेंस के नंबर ऑफ शेल्स इनफिनिट है, जबकि सब शेल्स 4 टाइप्स के होते हैं SPD एंड F। नेक्स्ट जो है फोर्थ डिफरेंस इनका कि मैक्सिमम कैपेसिटी किसी शेल की जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसको हम 2n² फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, जबकि मैक्सिमम कैपेसिटी जो सब शेल की इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसको 2 × 2l+1 फार्मूला है अगर हम यूज करना चाहें। इसके लिए L जो है ये अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। S के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, P सब शेल के लिए 1 होती है, D सब शेल के लिए इसकी जो है वो 2 होती है, और F सब शेल के लिए इसकी वैल्यू 3 होती है। तो ये वैल्यूज अगर हम L की वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करें तो हमें SPDF के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिल जाती है, क्योंकि S में 2 है, P में 6 होती है, D में 10 है और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। फोर्थ नेक्स्ट फिफ्थ जो क्वेश्चन है, an element has an atomic number 17, how many electrons are present in K, L and M shells of an atom। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में 8 आते हैं, 8 और 2 ये 10 हो चुके, बाकी 7 रह गए वो M शेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, जिसके 3 पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम आयन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से हम कम करेंगे इसके एटॉमिक नंबर से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में भी पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप ये देखें कि एल्यूमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 13 है, लेकिन 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए हैं। अब इसमें कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन विद 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो बनेगी 1s2 2s2 2p6। अगर हम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखना चाहें, आउटर मोस्ट शेल जो इसको वैलेंस शेल कहते हैं, तो इसमें 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सेवंथ क्वेश्चन, मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल इसका जो बनता है वो है एल शेल, जिसमें ये देखें कि हाँ यहाँ पे 3 शेल्स आ रहे हैं। पहला के आ गया, ये दूसरा जो है वो एल आ रहा है, और तीसरा जो है ये एम शेल इसमें स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि इस वक्त 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं आपको आंसर में भी शो कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल मैग्नीशियम क्या है? 2। ठीक है कि 2 जो है आखिरी शेल बन रहा है, एम शेल, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से देख सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर सॉरी इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो एस सब शेल के अंदर होते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें तो बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2, तो एस सब शेल में जा रहे हैं। वाई मैग्नीशियम टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करने की क्यों टेंडेंसी रखता है? क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 8 से कंप्लीट करने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो 6 और नहीं मिलेंगे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और 2+4 जो है इसके ऊपर आ जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जब वो 2+ बन जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से, नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से नेगेटिव आयन बन जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज यूज। तो यूरेनियम 235 जो है ये पावर जनरेशन के लिए यूज होती है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, उसमें ये फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है फॉर पीसफुल पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट हैज गाइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। तो आयोडीन 131 आइसोटोप जो है ये गाइटर की डायग्नोसिस के लिए यूज किया जा सकता है। 11th क्वेश्चन है कि गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। These rays travel in straight lines in a direction opposite to cathode rays. एक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। Their deflection in electric and magnetic field proves that they are positively charged. Second, and third one is the nature of canal rays depends upon the nature of the gas present in the discharge tube. तो ये 3 प्रॉपर्टीज हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। 2 डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। रदरफोर्ड के मॉडल का पहला डिफेक्ट जो है वो ये था कि क्लासिकल थ्योरी जिसके ऊपर ये मॉडल बेस करता है उसके मुताबिक कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल होने की वजह से एनर्जी को रिलीज करते हैं, और कॉन्टिन्यूसली जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो न्यूक्लियस के करीब आते जाते हैं और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता कि एटम कोलैप्स हो जाए। सेकंड इसका डिफेक्ट ये था कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, तो हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलनी चाहिए, जबकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम होती है। 13 क्वेश्चन है कि as long as electrons remain in an orbit it does not emit or absorb energy, when does it emit or absorb energy। कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रहता है तो एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब नहीं करता, तो कब ये करेगा एमिट या अब्सॉर्ब। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो एनर्जी एमिट करता है, और जब ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड and what are 5 major characteristics of cathode rays। तो origin of cathode rays टॉपिक्स के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैथोड रेज जो हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब हम कोई भी गैस लेकर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड से ये एमिट होती हैं, ठीक है, कैथोड से एमिट होती हैं, और उसके बाद ये रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स को हिट करती हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, गैस मॉलिक्यूल्स आयोनाइज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड व्हिच ट्रैवल टुवर्ड्स एनोड। तो दीज रेज जो हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। यानी पहले कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल्स के आयोनाइजेशन से मजीद इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए हैं जो कि एनोड की तरफ ट्रैवल करते हैं। Characteristics of cathode rays mentioned है, आपके टॉपिक्स में भी डिस्कस हो चुकी हैं कि these rays जो हैं they travel in straight line perpendicular to the cathode surface, they cast sharp shadow of opaque object placed in their path, they are deflected towards positive plate which shows they are negatively charged, they raise the temperature of the body on the which they fall, and light is produced when these rays hit the walls of the discharge tube। ये 5 characteristics mentioned, okay, 5 ही उन्होंने पूछी थी। Next question, question number 2, how was it proved that electrons are fundamental particles of an atom। देखिए प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की जो थी इनसे ये सजेस्ट हुआ था कि दीज रेज आर इंडिपेंडेंट, नेचर ऑफ दीज रेज जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ द कैथोड। कि हमने कैथोड भी चेंज करके देखा था, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस को भी चेंज करके देखा, तो प्रॉपर्टीज में कोई चेंज हमें नजर नहीं आई। fact that they cast a sharp shadow of the opaque object when it is placed in their path, so it suggested that these rays are actually fast moving material particles। ये रेज नहीं बल्कि मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। और चूंकि ऑल द मटेरियल्स जो हैं दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दैट मींस कि ऑल मटेरियल जो है उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं।
और मटेरियल चूंकि बने होते हैं एटम्स के, materials are composed of atoms, hence it was proved that electrons are fundamental particles of atoms. next question है कि draw label diagram to show presence of protons in the discharge tube and explain how canal rays were produced. ये लेबल डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं। कैनाल रेज जो हैं उनको पहले देखिए, इसको लेबल करना, मुख्तलिफ चीजें ये लेबल्ड हैं, बैटरी है, कैनाल रेज हैं, परफोरेटेड कैथोड है, एनोड है, और अंदर जो है वो प्रोटॉन्स को भी, पॉजिटिव रेज को भी शो किया गया है, और जो कैथोड रेज हैं उनको भी शो किया गया है, वैक्यूम पंप के साथ कनेक्शन शो किया गया। साथ ही पूछा है कि एक्सप्लेन करें हाउ कैनाल रेज वर प्रोड्यूस्ड। तो कैनाल रेज जो हैं एक्चुअली ये प्रोड्यूस होते हैं जब इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज जो हैं ये रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जब कोलाइड करते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वो जो मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं वो ही पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। कि रदरफोर्ड ने कैसे ये डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस जो है एटम के सेंटर में मौजूद है। रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किए थे डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स व्हिच वर पासिंग थ्रू द एटम्स ऑफ गोल्ड फाइल। तो डिफ्लेक्शन से उसने ये एस्टिमेट किया था कि सेंटर जो है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, क्योंकि अल्फा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और वो एटम के सेंटर से जो पास हो रही थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। लाइक चार्जर रिपेल करते हैं, तो चूंकि न्यूक्लियस के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसकी पोजीशन क्या है, वो सेंटर में ही हो सकती है एटम के, क्योंकि सेंटर के अलावा और किसी जगह से पॉजिटिव रेज जो हैं, ये जो अल्फा रेज हैं, इनको डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी, इनको जो है वो कोई भी रिपल्शन नहीं हो रही थी। इसलिए उसने ये डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद है एटम के। फिफ्थ क्वेश्चन के वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल इज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज का देखें कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h/2 के, और इक्वेशन बनती है mvr = nh/2। टॉपिक्स में एक्सप्लेन हो चुका है ये। तो h/2, h भी कांस्टेंट है, 2 और पाई आर कांस्टेंट्स, इन सब का आंसर आता है 1.056 × 10⁻34। अब पीछे रह गया n जो है ये ऑर्बिट का नंबर है। अब इसकी भी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं 1 2 3 4। सो ऑल ऑर्बिट्स हैव क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स ये डिपेंड कर रहा है अपॉन द वैल्यू ऑफ n व्हिच इज स्पेसिफिक फॉर एनी ऑर्बिट। सो वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अब हमें थर्ड ऑर्बिट जो है उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, तो यहाँ n की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे। 3 पुट करने से सॉल्व किया तो 3.167 × 10⁻34 जॉल सेकंड जो है ये आंसर है इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट। कि बोहर ने कैसे प्रूव किया कि एटम एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं। बोहर ने 1913 में क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक के बेस पे जो अपना मॉडल पेश किया, इसमें उसने कहा कि एनर्जी की जो एमिशन है ये डिसकॉन्टिन्यूस है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इसने कहा कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जो है इट डज नॉट अब्सॉर्ब और एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। एनर्जी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटाइज्ड है, मींस कि जब वो किसी भी ऑर्बिट में मौजूद है तो जो उस ऑर्बिट की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी होगी, ना वो एमिट करेगा ना अब्सॉर्ब करेगा। ये किसी भी फिक्स ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर सकता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन देखो मेंशन किया कि उसमें रहता है, ना वो रेडिएट करेगा एनर्जी को ना अब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब से उस वक्त होगी जब वो जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा, और ना हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और जब अब्सॉर्ब करेगा तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर में चला जाएगा। और ये जो ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की यानी एक ऑर्बिट से दूसरे में जाना जो है ये टेम्परेरी होता है, और इलेक्ट्रॉन वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाता है रिस्टोरिंग इट्स एनर्जी। अगर एमिट की थी तो अब्सॉर्ब करके आ जाएगा, और अगर अब्सॉर्ब की है तो एमिट करके पहले ऑर्बिट में आ जाता है।
ओरिजिनल ऑर्बिट में। Therefore, there is no chance of electron to fall into the nucleus and collapse the atom. कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाए और एटम जो है वो कोलैप्स हो जाए। सेवंथ क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? What are the basic requirements while writing electronic configuration of an element or atom? तो electronic configuration जो है it is distribution of electrons around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy. और 3 basic requirements हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हमें चाहिए होती चीजें। नंबर 1 जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जो कि एटॉमिक नंबर से मैंने बताया मिलता है। सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स, ये सीक्वेंस हमें रिक्वायर्ड होती है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्योरी में। और तीसरी बात कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। ये 3 चीजें अगर हमें मालूम हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की ड्रा कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। तो टेबल की सूरत में ये दी हुई है। और डू दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। देखिए इनके ये एटॉमिक नंबर हैं जो गिवन है, उसके बाद ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव चार्ज सोडियम के ऊपर था तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन हमने कम करना था, कम कर दिया 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2+ चार्ज है तो इसको हमने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देने हैं, तो 10 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हुए। एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 13 में से 3 माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इनकी 1:2:2p6 सबकी सेम है। और उन्होंने वैलेंस शेल में पूछा था या आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, तो अल्टीमेटली सेम इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड व्हिच इज वैलेंस शेल में देखें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 2:2:2p6 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन्स। तो रेडियोथेरेपी के अंदर अब स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट में आयोडीन आइसोटोप जो है फास्फो-32 और सेटाशियम 90 जो है इसको बता सकते हैं रेडियोथेरेपी में, क्योंकि इनसे जो रेडिएशन एमिट होती हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग है। स्किन डीप जो कैंसर है उसको ट्रीट किया जा सकता है बीटा रेडिएशन से जो इनसे प्रोड्यूस होती हैं। और फॉर कैंसर विच इज डीप then cobalt-60 can be used because it produces strongly penetrating gamma radiations. एप्लीकेशन आइसोटोप्स की मेडिसिन के फील्ड्स में देखें, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं ट्रेसेस के तौर पे यूज होते हैं मेडिसिन में टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे देखिए आयोडीन 131 जो है ये यूज होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गाइटर इन थायराइड ग्लैंड। सिमिलरली टेक्नीटियम जो है ये यूज होता है टू मॉनिटर बोन ग्रोथ। 10th क्वेश्चन, What is an isotope? Describe isotopes of hydrogen with diagrams. आइसोटोप्स मैंने एक्सप्लेन किया कि एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। डेफिनेशन तो इसकी इतनी ही है, लेकिन थोड़ा सा आगे ये बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबकी वो चूंकि सेम होती है, वो प्रोटॉन नंबर पे डिपेंड करती है और वो सेम है, तो न्यूट्रॉन्स की तादाद इनमें डिफरेंट होती है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं और इनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मास नंबर्स एंड ऑल आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मास नंबर्स। नेक्स्ट एक आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइसोटोप्स जो कि हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इन सब की जो अबंडेंसेस है वो डिफरेंट हैं। इनमें से हर एक के अंदर एक एक प्रोटॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। विद दिस इट इज एंड ऑफ आवर टुडेज lesson and it is also the end of chapter 2. Allah Hafiz.